नेक्स्ट है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स। तो हमने याद कर लिए थे नाम, बीटा 1 सिलेक्टिव, बीटा 1 के सिलेक्टिव इनहिबिटर्स और नॉन सिलेक्टिव, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। बीटा 2 के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम यहाँ पे जो है इसका नाम और जिक्र नहीं करेंगे। सबसे पहले बीटा 1 याद किए थे हमने, क्या नाम रखा था इसका, हमने याद रखा था इसका MENA, मीना बी, ठीक है। इसमें एन जो है वो नहीं है, सो इसमें हमारी कौन सी ड्रग थी, नेबीवोलोल। नेबीवोलोल जो है उसमें एक एडिशनल ड्रग थी जो कि एन सी थी। सो ये हमारी क्या होगी, मीना बी। नेक्स्ट है आपके बेटा नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स। तो उसमें कौन कौन से आएंगे, हमने याद किया था PTN, पी से था प्रोप्रेनोलोल, ठीक है, टी से था टिमोलोल, एन से था नेडोलोल। सो इसमें क्या है, नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे ही एक्ट करेंगे। सेकेंड निमोनिक ये है आपकी, क्या बन गया, PTN। सेकेंड निमोनिक जो बनाना चाहते हैं वो ये कि N to Z तक जो सेकेंड हाफ अल्फ़ाबेट है हमारे BC के, उसमें जो है NPT आता है। तो सेकेंड हाफ में जो है वो बीटा नॉन सेलेक्टिव आएंगे, फर्स्ट हाफ में जो है A to M तक फर्स्ट हाफ अल्फ़ाबेट में इनके नाम आ जाएंगे, ये हमारे जो है वो आ जाएंगे। वो तो ज़रा मुश्किल है याद करना, आप अगर ये याद करना चाहते हैं तो ये ईजी है, मीना B PTN। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा और बीटा दोनों के इनहिबिटर से। हमें पता है कि लाइबा के पास कार है, ठीक है, तो लेबिडालोल और कार्बिडोलोल ये दोनों जो हैं वो नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा और बीटा दोनों पे एक्ट करते हैं, लेकिन मेन ज़्यादा इफेक्ट किस पे होता है, बीटा पे, कार्बिडोलोल का ज़्यादा इफेक्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेबीवोलोल। नेबीवोलोल जो है एक अलग से एक ड्रग है, ठीक है, हमने किसमें पढ़ी थी, ये बीटा 1 मेनली इनहिबिटर थी, हमने बीटा 1 में इसको कैटेगराइज किया था। लेकिन बीटा 1 और हमारा सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को ये कम करेगी, तो इस तरह से बीपी को लो करेगी। बीटा 3 को स्टिमुलेट करेगी तो NO सिंथेसिस ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स के क्या यूजेज हैं। सो बीटा ब्लॉकर जो है वो मेनली क्या काम करता है, वो कार्डियक एक्टिविटी को कम करता है, उसके हार्ट रेट को कम करता है, उसके कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करता है। सो अगर हम बात करें कि जो बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स या ब्लॉकर्स होते हैं, उनकी एक बात इंपॉर्टेंट है वो याद कर लें। पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि बीटा 2 के जो ब्लॉकर्स हैं नॉन सेलेक्टिव के अंदर हमें पता है कि बीटा 1 को भी इनहिबिट करेगा, बीटा 2 को भी इनहिबिट करेगा। बीटा 2 जो होते हैं वो हमारे लंग्स के अंदर होते हैं और वो ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं अगर उनको स्टिमुलेट किया जाए तो। लेकिन अगर बीटा 2 के रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर दे तो क्या इफेक्ट आएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट आएगा। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी तो ऐसे पेशेंट जिनको लंग डिजीज़ है, एस्थमा है, COPD है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो एग्रीगेट कर जाएगी, एग्रीवेट हो जाएगी, ठीक है। सो इसलिए हमने जो है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ऐसे पेशेंट में नहीं देना जिनको एस्थमा है, COPD है या कोई भी लंग्स की डिजीज़ है, इंटरस्टिशियल डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़ जो कि इफ़ेक्ट कर सकती है उनको। तो अब हम पढ़ते हैं 1 by 1 जो है बीटा ब्लॉकर्स के क्या क्या यूजेस हैं। पहले है एंजाइना पेक्टोरस। हमें पता है कि एंजाइना पेक्टोरस क्या होता है, मेनली ये जो है चेस्ट के अंदर पेन होती है ड्यू टू एंजाइना। एंजाइना क्या होता है कि हार्ट की अगर जो वेसल्स हैं, कोरोनरी वेसल्स जो सप्लाई कर रही हैं हार्ट को, उनकी किसी भी तरह से वासोस्पाज्म हो जाए या फिर अगर उनमें कोई प्लाग हो ऐसा जो कि कंप्लीट उसने ब्लॉक नहीं किया कोरोनरी आर्टरीज को, लेकिन पार्शियल क्लोज है, ठीक है, अगर वो पेशेंट जो है उसमें उसकी ड्यू टू वासोस्पाज्म या क्लोज होने की वजह से वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जब जैसे ब्लड सप्लाई कम होती है तो वहाँ पे ऐसे मीडिएटर्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं जो कि पेन को जो है वो कराते हैं। सो एंजाइना पेक्टोरस मेनली क्या होता है, जब पेशेंट को एंजाइना होता है तो हम कार्डियक एवोल्यूशन करते होते हैं, ECG करवाते होती है, ठीक है, और ये देखने के लिए कि उसका ब्लॉकेज जो है आर्टरीज़ का, कोरोनरी आर्टरीज़ का, वो कम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, ये कितना है। सो ये क्या करते हैं मेनली एंजाइना पेक्टोरस के अंदर, ये हार्ट रेट को कम करते हैं। पता है कि हमारा जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो हार्ट रेट को कम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करते हैं और ऑक्सीजन कंजम्पशन को कम करते हैं। क्या होता है कि जो हमारा अगर वो हार्ट रेट का सपोज करें, पहले हार्ट रेट 100 था या 100 से ऊपर था, 120 था। सो अगर हमने बीटा ब्लॉकर दिए तो हार्ट रेट कम हो गया। हार्ट रेट कम होगा तो इट मीन्स कि उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है पहले वो ऐसे कर रहा था, अब वो ऐसे करेगा। इट मीन्स जितना वो आराम से करेगा उतना उसकी फीलिंग अच्छी होगी,
उतना वो ज़ोर से जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कार्डियक आउटपुट बेहतर होगी। लेकिन जो हमारी हार्ट है उसके जो वॉल्स हैं उनकी जो ऑक्सीजन कंजप्शन है, जो कि वो बार बार हार्ट करके बीट करके यूज़ कर रहे थे, वो कम से कम यूज़ होगी। तो ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होगी। इसके अलावा हम पता है कि जो ग्लाउकोमा के अंदर टिमोलोल जो हमारा बीटा ब्लॉकर है वो यूज़ होता है क्या करने के लिए, अगर वहाँ पे एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो उसकी प्रोडक्शन को कम करने के लिए हम टिमोलोल को यूज़ करते हैं। अगर आपको याद हो जाए ठीक, अगर नहीं होता तो आप इसको किसी तरह निमोनिक बना के भी याद कर सकते हैं। TGC या GT से जो है वो आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है, या TG से याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर को यूज़ करते हैं। कौन कौन सी? एक है बिसोप्रोलोल। बिसोप्रोलोल बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ड्रग है हार्ट फेलियर के अंदर। कार्बिडोलोल और मेटाप्रोलोल। क्या होता है कि हार्ट फेलियर के अंदर, ऐसा हार्ट फेलियर जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाए, ठीक है, तो उसकी हार्ट रेट को कम करने के लिए, उसकी कॉन्ट्रैक्ट रेट को कम करने के लिए, ताकि जो हमारा हार्ट है वो कम से कम ऑक्सीजन यूज़ करे, हम यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर्स को। इसमें बिसोप्रोलोल आएगा, कार्बिडोलोल आएगा और मेटाप्रोलोल आएगा। तो यहाँ पे अगर आपने याद करना है इसकी निमोनिक, ऐसा निमोनिक, तो आपने याद करना है कि बीटा ब्लॉकर कर्व मोर्टेलिटी। C से जो है वो क्या आएगा, कार्बिडोलोल। M से क्या आएगा, मेटाप्रोलोल। B से क्या आएगा, बिसोप्रोलोल। सो ये 3 जो ड्रग हैं ये यूज़ करते हैं हम इसके अंदर। इसके अलावा हम जो है इसको हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ कर सकते हैं या थायरॉइड स्टॉर्म के अंदर। मेनली हम क्यों यूज़ करते थे हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर, क्योंकि हमारा जो T3 होता है, ठीक है, एक होता है T4, एक होता है T3। तो क्या होता है कि पेरिफेरल जो हमारे टिश्यूज़ है वहाँ पे T3 कन्वर्ट हो रहा होता है, T4 कन्वर्ट हो रहा होता है T3 के अंदर। T3 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू T4 के, मतलब T3 जो है वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट लाता है थायराइड के। सो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको इनहिबिट करने के लिए हम प्रोप्रानोलोल को यूज़ करते हैं। हाइपर के अंदर क्या आता है, P आता है। सब ने याद करना है कि P से याद रखना है कि प्रोप्रानोलोल जो है हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ करते हैं। इसके अलावा है नेक्स्ट हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होती है कि जो वेंट्रिकल्स होती हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल मेनली, वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है किसी भी वजह से। कार्डियोमायोपैथी जो है वो जेनेटिक होती हैं ज़्यादातर। सो यहाँ पे अगर इसकी जो वॉल है वो मोटी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। सो हमने क्या करना है, हमें पता है कि जब वेंट्रिकल जो है वो डायलेट कर गए हैं, इट मीन्स कि अंदर जो स्पेस है वो कम हो गई है। स्पेस कम होने से जो ब्लड आएगा यहाँ पे फिल होने के लिए, उसको चाहिए टाइम फिल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम हो गई है। सो हम क्या करेंगे, हम हार्ट रेट को कम कर देंगे। हार्ट रेट को कम कर देंगे तो वहाँ पे जो उसके रिलैक्सेशन फेस है या डायस्टोलिक फेस है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। वो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो क्या होगा कि हार्ट को टाइम मिल जाएगा जितनी भी स्पेस है उसको फिल करने के लिए। सो इसलिए हम इसको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर बीटा ब्लॉकर को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं MI के अंदर। MI के अंदर भी सेम वही है कि MI के अंदर जो है सपोज कि इंटीरियर वॉल का MI हो गया है, ठीक है, ये जो वॉल है आगे इस्कीमिया हो गया इसका, ये इतने अच्छे से कॉन्टैक्ट नहीं कर रही, और क्या है कि हमारा जो बाकी पार्ट है, जो नॉर्मल पार्ट है, वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट करता है ताकि उसको कंपनसेट कर दे। सो इसलिए कॉन्ट्रैक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। सेम इस तरह से MI के अंदर भी हमने डिमांड कम करनी है, ताकि डिमांड जितनी कम होगी, जितनी डिमांड कम होगी उतना कम वर्क होगा, जितना कम वर्क होगा उतनी ऑक्सीजन कम यूज़ करेगा, और जो डेड टिश्यू है जो कि ख़राब हो चुका है दिल का पार्ट, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो, तो हम हार्ट रेट जो है वो कम रखते हैं इसके अंदर। सो MI के अंदर हमने बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करनी होती हैं। उसके बाद हम कहते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया में मज़ीद करंट आ रहा होता है। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर हमने AV कंडक्शन वेलोसिटी कम करनी होती है। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो है वो इलेक्ट्रिक करंट दे रहा होता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक करंट देने की वजह से वेंट्रिकल जो है वो बहुत ज़्यादा बीट करते हैं। सो हमने AV कंडक्शन की वेलोसिटी कम करने के लिए, ठीक है, थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए हमने बीटा ब्लॉकर यूज़ करने हैं। या ऐसे हम कहते हैं क्लास 2 के जो एंटी रिदमिक ड्रग्स होती हैं उसमें बीटा ब्लॉकर्स ही होते हैं मेनली। इसमें कौन कौन से होंगी, ME, ठीक है, मेटाप्रोलोल और एस्मोलोल। सब अपने याद करना है कि SVT में ME यूज़ करते हैं, मुझे SVT।
उसके बाद है वेरिसिल ब्लीडिंग। वेरिसिल ब्लीडिंग में क्या होता है कि हमने यूज़ करना होता है बीटा ब्लॉकर्स को क्या करने के लिए, पोर्टल हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट को कम करने के लिए। हमें पता है कि वेरिसिल ब्लीडिंग कब होती है, जब लीवर की सिरोसिस हो जाती है। लीवर की सिरोसिस होगी तो हमारे एसोफेजियल के अंदर क्या होती हैं कि वेरिसिस बन जाती हैं। एसोफेजियल की वेरिसिस भी हो सकती हैं, इसके अलावा जो है रेक्टल के अंदर बन सकती हैं। सो हमने क्या करना है कि हमने जो हेपेटिक का वीनस प्रेशर है ग्रेडियंट वो कम कर देना है। ये हमारा जो है वो लीवर है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा हार्ट है, ठीक है। तो हेपेटो वीनस जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसको हमने डाउन कर देना है। इसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन को भी कम करता है। कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, मेनली नेडोलोल, प्रोप्रानोलोल और कार्बिडोलोल, ठीक है। ये आपने याद करनी है कि ये जो ड्रग्स हैं ये हमारी वेरिसिल ब्लीडिंग के लिए यूज़ में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोप्रानोलोल का क्या यूज़ है, तो आपने जहाँ जहाँ प्रोप्रानोलोल पढ़ा है आपने वहाँ ये जो इसके यूजेज हैं वो अपने बता देने हैं। हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की, जो कि बीटा ब्लॉकर्स की मेनली एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम सीवियस की बात करें, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम हार्ट रेट को कम कर रहे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए तो क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। और हम क्या करें, उसके जो हमारा एसए नोड से एवी नोड की तरफ सिग्नल जा रहा है हम उसको इनहिबिट कर रहे हैं, उससे कम कर रहे हैं ताकि कम से कम इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो, सो एवी ब्लॉक हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा ही ओवरडोज हो जाए तो हमारा कम्प्लीटली हार्ट फेलियर हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं सीएनएस की। सीएनएस में क्या होता है कि अगर ज़्यादा ओवरडोज हो जाए तो सीजर हो सकते हैं और स्लीप ऑल्ट्रेशन हो सकती है। इसके अलावा ये मेटाप्रोलोल जो है वो डिस्लीपेडीमिया करवाती है, हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है बीटा ब्लॉकर्स। इसके अलावा अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट के अंदर हमें पता है कि जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो सीओपीडी को और अस्थमा को जो है वो बढ़ा देते हैं, एक्सब्रेशन करवा देते हैं इसकी। तो अपने ये जो है इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है बीटा ब्लॉकर्स के, ये अपने याद रखनी है इसके अंदर।